28 जनवरी 2024 को दोपहर के लगभग 2 या 3 बजे एक 5वीं फेल कंडक्टर अपनी एसडीएम पत्नी को लेकर आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टरों को आकर बताता है कि ये इस शहर की एसडीएम है और मैं इनका पति हूं। पिछले 1-2 दिन से इनकी हालत खराब थी, उसके बावजूद भी इन्होंने व्रत रख लिया, जिसके बाद आज सुबह एक अमरूद खाने की वजह से इनकी हालत इतनी खराब हो गई है, आप तुरंत से इनका इलाज करिए। जब डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं, जब उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टरों को पता चलता है कि ये तो लगभग 6-7 घंटे पहले ही मर चुकी है। अब डॉक्टरों को मामला कुछ और ही गड़बड़ लगने लगा था, डॉक्टरों का शक गहराने लग गया था। जय हिंद साथियों, मैं रहीम खान चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चौहान दस्तक में। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी सच्ची घटनाएं हम आपके लिए लेके आते रहे। छत्तीसगढ़ के एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक बेटी अपनी मेहनत और लगन से नायब तहसीलदार बनती है, जिसके कुछ सालों बाद वह प्रमोट होकर तहसीलदार बन जाती है। अब वह हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी, अपने माता पिता की सेवा कर रही थी और साथ ही अपने परिवार के बाकी लोगों का भी अच्छे से ख्याल रख रही थी। उसका ये मानना था कि उसे शादी नहीं करनी है, ये जो अफसर की लाइफ है, सिंगल लाइफ है, यही बेस्ट है और वो इसे ऐसे ही जिएगी सिंगल रहकर। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसका अकेलापन उसे चुभने लगता है। अब उससे उसका अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है और वह शादी करने के बारे में सोचती है। इसके बारे में वह अपनी बड़ी बहन, जो कि असिस्टेंट लेक्चरर होती है, उसको भी बताती है और कहती है कि अब मुझे जो है ये मेरा अकेलापन चुभने लगा है, अब मैं शादी करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने एक मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्ट्रेशन किया है। हालांकि वो ये नहीं बताती कि वो उस साइट पर एक व्यक्ति से मिल चुकी है और अब उसके प्रेम प्रसंग में है। जहां दूसरी ओर जो इस कहानी का दूसरा किरदार है मनीष शर्मा, वो भी एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, जिसकी उम्र लगभग 45 होती है और इस निशा की उम्र लगभग 51 होती है। एक जानकारी में ये भी पता चला है कि ये जो मनीष शर्मा है, इससे जो है इसके घर वाले नाराज रहते थे और ये जो है 5वीं में फेल हो गया था। जब घर वालों ने इसे डांटा धमकाया तो यह नाराज होकर जबलपुर भाग गया था। लेकिन एक दिन अचानक ही यह घर में प्रकट हो जाता है। लगभग 2018 में यह घर वापिस आ जाता है और घर वालों से आकर कहता है कि उसकी शादी करवाओ। घर वाले जैसे तैसे कर कर उसकी शादी करवा देते हैं और अब घर वालों को लगता है कि इसके पिछले पाप धुल गए हैं और अब यह हंसी खुशी अपना जीवन बिताएगा और उनका बुढ़ापा भी जो है सुख शांति से बीतेगा। लेकिन शादी के 6 महीने बीतने के बाद ही मनीष शर्मा जो है वो अपनी पत्नी को तलाक देने की बात कहता है, जिसके बाद मनीष शर्मा के घर वाले भी उसे कहते हैं कि तुम इस तो तलाक मत दो, ये बेचारी कहाँ जाएगी, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, उसका सहारा कौन बनेगा। लेकिन मनीष शर्मा अडिग हो जाता है और वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, जिसके बाद मनीष के घर वाले उससे नाराज हो जाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं, अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं, उसके साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। जिसके बाद मनीष शर्मा घर छोड़कर चला जाता है और एक टोल प्लाजा पर जॉब करने लगता है। उसके बाद उस नौकरी को छोड़कर वह एक बस में कंडक्टरी करने लगता है। उसके साथ ही वह एक औरत के साथ रहने लगता है, जिसकी 2 बेटियां होती हैं। एक किराए के मकान में उस औरत के साथ रहने लगता है और जब पड़ोसी पूछते हैं तो उनको कहता था कि ये उसकी पत्नी है। लेकिन कुछ समय और बीतने के बाद ये मनीष शर्मा शादी करना चाहता है और एक व्यक्ति से कहता है कि उसे शादी करनी है, कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। अब ये व्यक्ति जो है वो मनीष शर्मा को सलाह देता है कि तुम मैट्रिमोनियल साइट पर जाओ, वहाँ एक से एक अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं, वहाँ अपने लिए रिश्ता खोजो। अब ये मनीष शर्मा मैट्रिमोनियल साइट के लिए अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल तैयार करवाता है,
जिसमें ये खुद को एक बिजनेसमैन और एक बिल्डर बताता है। अब यह प्रोफाइल निशा नापित शर्मा के सामने आती है, जो कि प्रमोशन होकर अब तक एसडीएम बन चुकी होती हैं, और वो इस प्रोफाइल को चेक करती हैं और देखती हैं। अब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, बातचीत शुरू होती है। ये मनीष शर्मा जो है वो निशा नापित को भी अपने आप को कहता है कि वो बिल्डर है और उसका एक अच्छा खासा बिजनेस है। निशा नापित जो है वो उसकी बातों में आ जाती है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। 3 अक्टूबर 2020 को एक आर्य मंदिर में ये दोनों शादी करते हैं और उसके बाद ये दोनों इकट्ठे रहने लगते हैं, जिसके बाद निशा नापित जो है वो अपनी पोस्टिंग डिंडोरी जिलों में करवा लेती है और वहीं पर रहने लगती हैं इस मनीष के साथ। शादी के कुछ दिन निशा नापित के अच्छे खासे गुजरे, खुशी खुशी गुजरे, जिससे इसको लगने लगा कि उसका ये फैसला सही था, उसे बहुत पहले ही ये फैसला ले लेना चाहिए था। अब कुछ समय और बीतने के बाद निशा नापित को पता चलता है कि उसका पति जो है मनीष शर्मा वो कोई बिल्डर नहीं, एक मामूली सा कंडक्टर है। मनीष शर्मा ने उसको बिल्डर का झूठ बोला था, लेकिन निशा नापित इस बात को सहन कर जाती है कि चलो कोई नहीं, ये कंडक्टर है, इससे इसका एक अच्छा सा काम धंधा शुरू करवाते हैं, एक बिजनेस शुरू करवाते हैं, जिससे यह अपनी एक सम्मान की जिंदगी जी सके और अपना बिजनेस चला सके। इसके लिए एसडीएम निशा ने बैंक से लगभग 5 लाख का लोन लिया और इसका बिजनेस शुरू करवाया। लेकिन मनीष का कहाँ मन लगने वाला था, वह तो अनपढ़ था, उसका मन तो केवल औरतों में ही लगता था। पहले तुरंत 6 महीने के बाद बीवी को तलाक दे चुका था, उसके बाद एक औरत के साथ और रहता था, और अब ये एसडीएम निशा नापित शर्मा। एक दिन साल 2021 में निशा ने देखा कि मनीष के व्हाट्सएप स्टेटस पर एक खूबसूरत सी औरत के साथ उसने अपनी फोटो लगाई हुई है। जब एसडीएम निशा नापित ने उस औरत की छानबीन शुरू की तो पता चला कि वो औरत गाजियाबाद की है। कोरोना काल में ही उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और तब से मनीष उसी की सेवा में लगा हुआ है। अब निशा को ये समझ आने लगा था कि वह एक गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ गई है, उसने गलत व्यक्ति से शादी कर ली है, यह कर उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। हालांकि जो मनीष शर्मा है वो महीने 20 दिन में घर पे आता जरूर था निशा के पास और पैसे लेता और वापिस चला जाता था। अब दोनों मियाँ बीवी में अनबन शुरू हो चुकी थी और बात यहाँ तक आ चुकी थी कि जो मनीष जो वो अपनी एसडीएम पत्नी के साथ मारपीट करने लगा था और साथ ही उसके ऊपर दबाव बनाता था कि वो जो है उसको अपनी सर्विस बुक में और बैंक के खातों में नॉमिनी बनाए, ताकि वो भी उसकी सरकारी पदों का लाभ ले सके। लेकिन निशा ने उसके हरकत और उसका चरित्र देखते हुए उसको नॉमिनी न बनाकर अपनी बहन और अपनी बहन के बेटे को अपना नॉमिनी बनाया, जिससे निशा के बाद जो भी सरकारी कुछ फायदा हो, लाभ हो, वो उन लोगों को मिले। अब ये बात जो है वो मनीष को बर्दाश्त नहीं होती है और वह निशा के साथ मारपीट शुरू कर देता है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है। 27 जनवरी को वह सुबह घर पर आता है और निशा के साथ रहता है, और जब 28 जनवरी 2024 को निशा सोई हुई थी तो वह तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर देता है। दम घुटने की वजह से निशा के नाक और मुंह से खून बहने लगता है, जो कि तकिए और बेडशीट पर लग जाता है, जिसको ये मनीष शर्मा तुरंत वॉशिंग मशीन में डालकर धोता है और उसको धोकर खुद बाहर कहीं घूमने चला जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो तो घर पे था ही नहीं, कहीं बाहर गया हुआ था। और वह जाते जाते अपनी नौकरानी को कह जाता है कि तुम मैडम को जरा भी डिस्टर्ब नहीं करना, उनकी तबीयत खराब है, अपना काम करना और चली जाना। नौकरानी अपना काम कर चली जाती है। लगभग 6-7 घंटे घूमने के बाद वह वापस आता है और अपनी नौकरानी और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वह उसके कमरे में जाकर देखता है तो निशा नापित अपने बेड पर औंधे मुंह पड़ी हुई थी, जिसे वो पहले ही मारकर जा चुका था। अब वह तुरंत अपने ड्राइवर को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से
आओ, तुम्हारी मैडम की तबीयत बहुत ख़राब है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। ड्राइवर आता है और दोनों उसे लेकर आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां वो डॉक्टर को जाकर कहानी सुनाता है। कहता है कि इसकी तबीयत जो हो 1-2 दिन पहले से ही खराब थी और मना करने के बावजूद भी इसने कल व्रत रख लिया और आज सुबह इसने अमरूद खाया, जिसके बाद इसकी ऐसी हालत खराब हो गई। आप तुरंत इसका इलाज करिए, ये इस शहर की एसडीएम है और मैं इनका पति हूँ। अब डॉक्टर उसका इलाज करने लगे, उसकी नब्ज टटोलने लगे, तो पता चला कि वो तो पहले 6-7 घंटे पहले ही मर चुकी हैं। अब डॉक्टर को शक होने लगा, चूंकि मामला एसडीएम की हत्या का था, इसलिए डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहते थे। डॉक्टर साहब ने तुरंत एसपी को फ़ोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी। एसपी अखिल पांडे और एफएसएल टीम और इलाके के एसएचओ तुरंत वहां आ पहुंचे और तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में जब पुलिस ने मनीष शर्मा से पूछताछ की तो उसने वही कहानी सुनाई जो उसने डॉक्टरों को सुनाई थी। लेकिन जब पुलिस ने डॉक्टरों से बातचीत की तो डॉक्टरों ने बताया ये जो निशा नापित है एसडीएम साहब, ये तो 6-7 घंटे पहले ही मर चुकी हैं, ये यहाँ मृत लेकर ही आए थे। लेकिन मनीष ने बताया था पुलिस को कि वो यहाँ इलाज के दौरान मरी है, वो उसे जिंदा लेकर आए थे। अब पुलिस का और शक गहराने लगा और वो तुरंत निशा के सरकारी आवास में गए और वहां जाकर छानबीन की। छानबीन में उन्हें पता चला कि वॉशिंग मशीन में एक तकिए का कवर और एक बेडशीट धुली हुई है। घर में बाकी सारे भी जितने कपड़े थे बाकी नहीं धुए हुए, केवल ये 2 ही क्यों धो रखे हैं। अब पुलिस का और भी शक गहरा हुआ और उसने सब नौकरों और अर्दलियों से पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया कि ये कपड़े उन्होंने नहीं धोए। अब मनीष शर्मा ने कहा कि ये कपड़े उसने धोए हैं, जिससे पुलिस का शक और भी गहरा गया और उन्होंने तुरंत मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। कड़ी पूछताछ के बाद मनीष ने अपना गुनाह कबूल किया और पूरी घटना की जानकारी दी। मनीष को यह पता था कि वो एक एसडीएम है और उसके मर्डर की जो एक अच्छी खासी छानबीन हो गई, इसलिए उसने कोशिश तो बहुत की थी सबूत मिटाने की, उस हत्या को एक हादसा दिखाने की। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर और मुजरिम चाहे कितना ही शातिर हो, अपने सबूत पीछे छोड़ ही जाता है। हमारा ये आपको कहानी सुनाने का मकसद था कि आप भी ऐसी घटनाओं से बचे रहें और जब भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता स्थापित करें या उससे कोई रिलेशन बनाएं तो उसके बारे में 10 बार जांच कर लें, 10 बार पूछताछ कर लें, उसके बाद ही उसके साथ रिलेशन आगे बढ़ाएं। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।